अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की पूरी कोशिश है कि पीडीएम बरकरार रहे, ये जो इत्तेहाद है 10 जमातों का ये कायम रहे। इस हवाले से वो ज़रदारी साहब से भी राब्ते में हैं, नवाज शरीफ से भी राब्ते में हैं और आज जाती उम्रा में उन्होंने मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज से भी मुलाकात की है। उस मुलाकात के बाद मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फजल रहमान साहब ने यह कहा कि हमें उम्मीद है पीपल्स पार्टी वही फैसला करेगी जो बाकी 9 जमातों का है। लेकिन मरीम नवाज से जब यह सवाल हुआ कि क्या आप दोनों जमातें खुद एहतजाज कर सकते हैं, तो मरीम नवाज ने कहा बिल्कुल, PMLN और JUIF बड़ी पार्टीज़ हैं, वो एहतजाज अपने तौर पे कर सकते हैं, किसी और जमात की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि जो अवाम के मुतालबात हैं उसके लिए तमाम जमातें यूनाइटेड रहें। JUIF या जो PMLN है वो अपने ओन पे पब्लिक एजिटेशन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह एक ऐसी जमात है, JUIF की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेहतर होगा कि सारी ऑपोजिशन अवाम के मुतालिबात पे यूनाइटेड हो। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज साहबा ने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा एक असली फैसला हो चुका था सेनेट के हवाले से कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा, डेप्यूटी चेयरमैन JUIF की तरफ से होगा और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कैंडिडेट PMLN का होगा। और उस वक्त ये बात नहीं हुई थी कि कोई कैंडिडेट जीतेगा तो फिर ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेबल होगा। ये डिसाइड हो चुका था, ये असली फैसला हो चुका था, इससे जीत हार का कोई ताल्लुक नहीं था। ये मुत्तफ़िका PDM का फैसला था, इसमें पूरा कंसेंसस था कि सेनेट चेयरमैन के लिए सब जमातें जो हैं PDM में जो शामिल हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट करेंगी, वोट भी देंगी। और उसके लिए जो डेप्यूटी चेयरमैन हैं उसके लिए JUIF के जो उम्मीदवार थे हैदरी साहब, उनको भी सपोर्ट करेंगी। और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। अब चूँकि ये असूली फ़ैसला हो चुका है, किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की। मौलाना फजल रहमान ने आज ये भी कहा कि 26 मार्च को नैब ने तलब किया है मरीम नवाज को और उनकी पेशी पे PDM की तमाम जमातों के कारकुनान और कायदीन उनके हमरा होंगे। 26 मार्च को मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा को नैब में तलब किया गया है। 26 मार्च को जब मरीम नवाज साहिबा पेश होंगी तो PDM के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे और PDM की क़ियादत भी शख्सियात का तयन हम बाद में करेंगे, लेकिन हम उनके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ शाना बशाना होंगे। इन तमाम बातों पर हम मौक़िफ़ लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो आखिरी बात मैंने सुनवाई है इस पर पहले बात कर लेते हैं। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जब पेशी होगी मरीम नवाज़ की तो तमाम जो जमातें हैं PDM में उनके कारकुनान और कायदीन जो है वो मरीम नवाज़ के हमरा जाएंगे। पीपल्स पार्टी से इस पर बात हुई, पीपल्स पार्टी से इस पर राय ली गई है? मेरे इल्म में तो नहीं है। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी से इस मौजू पे कंसल्टेशन शायद नहीं हुई। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अगर कह रहे हैं तो शायद उन्होंने टेलीफोनिकली या कोई बात कर ली हो। मुझे इस बात का मुकम्मल तौर पे आगाही नहीं। तो आपकी पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा कि आपकी पार्टी के कारकुनान और कायदीन वो भी हम मरीम नवाज़ के हमरा जाएंगे नैब में जब पेशी होगी उनकी? अगर तो ये PDM का मुत्तफ़िका फैसला होगा तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। अगर PDM की सारी जमातें, सारी क़यादत इस पर फैसला करती है, मेरी क़यादत भी इसमें शामिल हो तो बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये क्योंकि केसेस की नौइयत है, वो अपना केस पे जाके बहुत सारी जमातों के लीडर्स पे केसेस है तो फिर हमें अपने अपने केसेस भी लड़ने में कोई हर्ज नहीं है। लड़ तो ऑलरेडी हम रहे ही हैं, लेकिन हम उनके साथ होने वाली ज्यादती के ऊपर हमेशा जहाँ पे गलत हुआ हम एहतजाज भी करते हैं, हम उसको कंडेम भी करते हैं और अभी भी। लेकिन ये मुत्तफ़िका अगर फैसला हुआ तो बिस्मिल्लाह। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो बड़ी एक हार्ड स्पीच की थी, एक स्ट्रॉन्ग स्पीच की थी पार्लियामेंट में जिस दिन मरीम नवाज को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन मैं इसीलिए ये सवाल पूछा था और आपने इसका जिक्र भी किया कि आपके कायदीन भी जो हैं वो भी पेशियों पे जाते हैं। तो क्या PDM की किसी मीटिंग में ये बाकायदा डिस्कस हुआ था कि अब जो भी रहनुमा को बुलाएगा नैब या अदालतों में उनकी पेशी होगी तो उसके हमरा तमाम पार्टीज के कारकुनान और कायदीन जाएंगे? ये डिस्कशन हुई है कभी किसी पॉइंट पर? मेरी मौजूदगी में तो नहीं हुई, लेकिन कई मीटिंग्स के अंदर मैं नहीं हुआ, इसलिए मैं तसल्ली से ये बात नहीं कह सकता कि ये बात नहीं हुई। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरी मौजूदगी में ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई।
सही। बाकी जो एक अहम बात आज मरियम नवाज साहिबा ने की, उन्होंने कहा कि पीएमएलएन और जेयूआईएफ दोनों बड़ी पार्टीज हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं, हमें किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अवाम के जो मामलात हैं उसमें तमाम पार्टीज यूनाइटेड रहें। तो एक इशारा है, एक प्रेशर टैक्टिक लग रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला 4 अप्रैल को करना है, लेकिन एक दबाव डालने की कोशिश है कायरा साहब कि अगर आपकी जमात नहीं भी आती तो ये दोनों जमातें मिलकर एहतजाज कर सकती हैं, किसी और जमात की जरूरत नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल उनसे हुआ, वो सवाल इस रंग में था कि आप दोनों बड़ी जमातें हैं, आपको क्यों जरूरत है कि पीपल्स पार्टी के बगैर आप तहरीक नहीं चला सकते। उसके जवाब में उन्होंने ये कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कुछ अल्फाज वो होते हैं, उनका अपनी मर्जी है, अपना ख्याल है, लेकिन कुछ अल्फाज वो होते हैं जो ना अदा किए जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि उससे सिवाय हार्ट वार्निंग के और कुछ नहीं होता। इसलिए कि हम सारे इकट्ठे थे तो बाय इलेक्शन जीते गए, हम सारे इकट्ठे हैं तो हम हुकूमत को दबाव में ला रहे हैं, हम सारे इकट्ठे हैं तो हम सेनेट की इस सूरत हाल को यहाँ तक लेके आए हैं। इकट्ठा होना, अपोजिशन का इज्तिमा होना बहरहाल एक बड़ी अहम चीज है, और लेकिन इससे कोई बात इनकार नहीं कि मुस्लिम लीग एक बड़ी जमात है, जेयूआई एक बड़ी जमात है, वो हमारे अलावा तहरीकें चला सकते हैं, लेकिन ये कहने की शायद जरूरत ना होती कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, ये लफ्ज़ है। तो अगर बाकी जमातें भी कहें तो सिवाय बैड टेस्ट के और कुछ नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है बाकी बातें अपनी जगह बहुत बेहतर। अच्छा कायरा साहब, ये बात पीपल्स पार्टी के हवाले से भी की जा रही है कि आपका एक नुक्ता नज़र हो सकता था कि इस्तीफे इस वक्त नहीं देने चाहिए क्योंकि शायद इससे हुकूमत मजीद मजबूत हो जाए, आगे बड़ा एक अनसर्टेन सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन उस मीटिंग में जब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात कही कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, फिर उनको इस्तीफे दे देंगे, तमाम लीडर्स जेल जाने में तैयार हो, ये बात ज्यादा हर्ट की है पीएमएलएन के लोगों को, बिलखसूस मरियम नवाज साहिबा को जो वहां पर मौजूद थी, और उन्होंने जवाब भी दिया। तो अगर आप कह रहे हैं कि कुछ बातें हैं मरियम को नहीं करनी चाहिए थी, आपको लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो जरदारी साहब को भी इस मीटिंग में नहीं करनी चाहिए थी अगर इस इत्तेहाद को बरकरार रखना है? तो देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि जरदारी साहब की उस गुफ्तगू के बाद मरियम बीबी ने जो बातें की, उस पर जरदारी साहब ने कहा कि मरियम आप मेरी बेटी जैसी हैं, अगर मेरी बातों से आपका या किसी का दिल दुखा है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ये लफ्ज कहे, और अगर आप चाहें तो मैं टेलीविजन पे कौम के सामने भी ये बात कहने को तैयार हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो हो गया ठीक है, ये बात ना हो तो बेहतर है, और मैं आपकी बेटी हूँ और आप बिल्कुल ऐसा ना कहें। लेकिन सवाल ये है कि जरदारी साहब ने जो कहा, हाँ मैंने इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स में कहा कि जरदारी साहब की गुफ्तगू का एक हिस्सा अगर ना कहा जाता तो अच्छा था, उसकी जरूरत नहीं थी, और अगर वो मुस्लिम लीग को बुरा लगा है तो ठीक है। लेकिन क्या जरदारी साहब ने ये बातें आइसोलेशन में कही हैं, इससे सेल्फ कही हैं? ऐसा नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने पिछली मीटिंग से, जो पहले मीटिंग हुई थी उसमें, और गुज़श्ता मीटिंग में जरदारी साहब से पहले जो गुफ्तगू थी उसमें पीपल्स पार्टी फोकस गुफ्तगू थी, जो वहां भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं उसकी तफसील में अभी नहीं जा रहा। मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा मुतनाज़ा बात न की जाए, लेकिन मियां साहब को भी वो बातें नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल जरदारी साहब की गुफ्तगू का एक हिस्सा जो है वो नहीं होना चाहिए था, ना होता तो ज्यादा बेहतर होता। और मेरे ख्याल से आगे तो एहतियात होगा भी, क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने आज तकरीर में ये भी कहा है कि अगर कोई नवाज शरीफ के खिलाफ बात करेगा तो उसकी जबान खींच ली जाएगी। उन्होंने जरदारी साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन एक अमूमी बात उन्होंने की है कि कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ बात करेगा जबान खींच ली जाएगी। तो अब मेरे ख्याल से आगे एहतियात ही होगा। फिर ख्याल है जी, देखें ना, अब आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये मुनासिब नहीं है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये तकरीर में बातें की जाती हैं, वरना इस मुल्क का बेशुमार मीडिया मियां साहब के खिलाफ बोल रहा है। आप जो हुक्मरान जमात है सारा दिन वो बोलती रहती है, हम किस किस की जबानें खींचेंगे। ये इस्तेलान होती हैं बातें, तकरीर के अंदर जरा लफाजी होती है, बाकी इख्तिलाफ करना तो अपना अपना हक है। सही। दूसरा एक और इशू जो आज डिस्कस हुआ वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट, इसके हवाले से हुआ। मरियम नवाज साहबा ने तो कहा है कि बाकायदा एक असूली फैसला हो गया था कि पीएमएलएन का होगा कैंडिडेट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए, और ये कोई बातचीत नहीं हुई थी कि अगर गिलानी साहब जीतेंगे या जेयूआईएफ की सीट पे उनका कैंडिडेट जीतेगा तो फिर
पीपल्स पार्टी PMLN का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा, इस पर कोई बात नहीं हुई थी। तो वो कही थी जो असलू फैसला हो चुका है उसी पर फैसला होना चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी कंसिडर कर रही है कि कोई कैंडिडेट अपना खड़ा करे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए? अब मुझे नहीं पता जी अभी पार्टी इस पे क्या फैसला करती है। हाँ, ये कंसिडरेशन में है, लेकिन इसकी एक लॉजिक है और वो ये है, पहली बात तो ये है कि हम सारे जमातों के इंतहाई मशकूर हैं, PDM की जमातों के, कि उन्होंने हमारी ये बात भी मानी कि सेनेट में हिस्सा लिया जाए और फिर उन्होंने गिलानी साहब को वोट भी दिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर जब गिलानी साहब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन लड़े तो फिर भी उन्होंने सब जमातों ने हमें वोट दिए। हम उनके दिली तौर पर मशकूर हैं। लेकिन ये बात बहरहाल है कि ये 3 ऑफिस जिनका जिक्र किया जा रहा है, सेनेट के चेयरमैन का ऑफिस कोई ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई शॉर्ट शॉर्ट सीट थी और गिलानी साहब के अलावा जिसको खड़ा करते वो जीत सकता था और हमने गिलानी साहब को या पीपल्स पार्टी को सीट दी तो फेवर दी। गिलानी साहब पार्टी के सीनियर मोस्ट बंदे हैं। हमने सेनेट के मेंबर के लिए और सेनेट के चेयरमैन के लिए उनको पुट करके एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था और उसके उनको सुबकी भी हो सकती थी, लेकिन हम ये समझते फिर भी उनकी बातों का, अपने दोस्तों का मशकूर है। लेकिन ये कोई जीती हुई सीट नहीं थी जो हमें हमारे साथियों और साथियों ने दी। लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन तो शोर शॉट है ना, ये तो अपोजिशन से आना है। अब हम कह क्या रहे हैं? क्या ये रहे हैं कि जो लॉजिक है जो बन सकती है अगर कही गई तो वो ये है कि जी गिलानी साहब चूंकि ये सारे कंटेस्ट में बड़ी सीनियर पोजीशन वाले बंदे रहे हैं और उनका सीनियर मोस्ट बंदे हैं, तो जब तक उनके केस का फैसला नहीं हो जाता, हम ये तजवीज दे रहे हैं उस वक्त तक ये किया जाए कि गिलानी साहब को एज लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन तस्लीम किया जाए, नोटिफाई करा दिया जाए। वो सीनियर हैं और इंशाल्लाह ताला जब केस अब कल शायद केस फाइल हो रहा है, केस फाइल हो जाता है तो जल्दी उसका फैसला होने की तवक्को है। तो वो अगर चेयरमैन जो कि डेफिनेटली इंशाल्लाह यकीनन बहाल हो जाएंगे, वो अगर चेयरमैन हो जाते हैं तो फिर ये सीट खाली होगी, फिर जिसका जिक्र किया जा रहा है उस तरह किया जा सकता है। लेकिन कायद साहब इसमें तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन भी देखना पड़ेगा ना कि अगर वो नहीं मुंतखब होते चेयरमैन, उनके खिलाफ फैसला आ जाता है गिलानी साहब के, तो फिर आप क्या श्योरिटी देंगे PDM को कि फिर गिलानी साहब स्टेप डाउन कर जाएंगे या ही शुड कंटिन्यू एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? इस पे कोई अभी बात अपने तौर पे कह नहीं सकता क्योंकि मेरी अपनी जमात की क़यादत से बात हुई नहीं कि इस पर हमारा फाइनल मौक़िफ़ क्या है। लिहाजा मेरी कोई बात यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ तो वो पार्टी की तर्जुमानी लग जाएगी और कल हर जगह पे रेफर होगा कि कहरा नहीं ये बात सही। लेकिन गालिबन ये ऑप्शन भी आपको देना पड़ेगा ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन की दूसरी जमातों को। लेकिन इसमें कायरा साहब अगर आप कह रहे हैं कि गिलानी साहब की सीट बड़ी रिस्की सीट थी, नंबर्स हमारे थे लेकिन फिर भी एक रिस्की सीट थी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो होना ही ऑपोजिशन से, तो मरियम नवाज तो कह रही है कि असूली फैसला हो गया था। तो उस वक्त क्या ये बात नहीं पीपल्स पार्टी ने कही कि देखिए ये तो बड़ी रिस्की सीट है, इसको इससे नथी ना करें कि कौन ऑपोजिशन का, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कैंडिडेट होगा? मैं बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर रहा हूँ लेकिन कुछ मीटिंग्स में मैं नहीं भी था। शायद किसी रेबर कमेटी की मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई हो। मेरा ख्याल है ये लीडरशिप के लेवल पे डिस्कशन में बात नहीं आई थी, लेकिन मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। अगर कोई बात ऐसी हुई भी है तो उसको इस तनाजुर में देखने की जरूरत है कि गिलानी साहब सीनियर मोस्ट बंदे थे और चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने की सूरत में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अगर वो नहीं है तो उनको उस वक्त तक ये ओहदा दे देना चाहिए ताकि कितना बड़ा रिस्क लेके, कितना बड़ा चांस लेके वो आए हैं और पीपल्स पार्टी ने ये पोजीशन दी है और इससे अपोजिशन को बहुत बड़ा फायदा हुआ, सबको कलेक्टिवली, इंडिविजुअली भी कलेक्टिवली भी, और इमरान खान को सबसे बड़ा नुकसान इस अमल से हुआ है। सही। तो खैर साहब आजम नज़ीर तारर साहब के नाम पर आपको कोई एतराज़ नहीं है? क्योंकि ये भी खबरें मीडिया में चल रही थी क्योंकि इनके नाम पर एतराज़ था, इसलिए पीपल्स पार्टी कह रही थी कि हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। नाम पर एतराज़ नहीं, गिलानी साहब आप समझते हैं कि सीनियर मोस्ट है इसलिए उनको होना चाहिए? देखिए वो जो नाम पे एतराज़ है वो भी है, वो बात भी अपनी जगह है। अच्छा। लेकिन इस वक्त वो मौजूद बहस नहीं है। सही। तो अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पे पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पे डटी रहती है, फिर NA 249 में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट मांगी है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, कल अब्बासी साहब ने मुलाकात की है, वहां पे आपका अपना कैंडिडेट है, अगर आप विड्रॉ नहीं करते, आप इलेक्शन में मुकाबला करते हैं, तो फिर तो ये जो मिसट्रस्ट है जमातों के दरमियान वो तो काफी बढ़ जाएगा। PDM कहाँ खड़ी होगी फिर कायरे साहब? ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बड़ा ये प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन एक बात हमें देखने की जरूरत है कि इससे पहले फेज में जो बाय इलेक्शन हुए, हमने जो लफ्ज कहे थे उनको ऑनर किया। इस इलेक्शन में भी
इस्माइल साहब का जो फैसला था वो मशावरत से नहीं किया, बल्कि मुस्लिम लीग ने अपने तौर पे उनको अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। बिस्मिल्लाह, उनका हक है, हम ये नहीं कह रहे कि उनका हक नहीं है। लेकिन उसके बाद ये भी एक प्रिंसिपल तय किया गया था कि अगर कोई बाय इलेक्शन आ जाता है तो उसमें जो जमात नंबर 2 पे होगी, रनर अप होगी, अगर तो उस जमात की खाली होती है तो वही जमात लड़ेगी, और अगर हुकूमत की सीट खाली होती है तो जो रनर अप जमात होगी उसका हक होगा। हमें तो इस बात पे एतराज नहीं है, लेकिन कुछ जमातों ने इलेक्शन नहीं किया, और इस इलेक्शन जो 249 का है इसमें भी कुछ जमातों की तरफ से अपने उम्मीदवारों के कागजात जमा कराने का जिक्र आया। तो फिर पीपल्स पार्टी के कारकुन भी चेयरमैन साहब के पास इकट्ठे हो गए कि जनाब बाकी जमातें पीडीएम की अपने कैंडिडेट दे रही है तो हम क्यों ना दें। तो चेयरमैन साहब ने इस मजबूरी के तहत उन्हें कहा कि ठीक है, नॉमिनेशन दे लें, देखते हैं फैसला। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये डिसाइड हुआ था कि जो रनर अप होगा, अगर और इस सीट पे शहबाज शरीफ साहब रनर अप थे, बड़े 500-700 वोट का फर्क था, तो फिर ये डिस्कस हुआ था, डिसाइड हुआ था कि उसी जमात का कैंडिडेट होगा और पीडीएम की तमाम जमातें उनको सपोर्ट करेंगी। सिंध के अंदर जो हमारे इलेक्शन हुआ बाय इलेक्शन में, तो वहाँ मुस्लिम लीग ने अपने कैंडिडेट नहीं दिए, और पंजाब में जो उनका इलेक्शन हुआ वहाँ पे हमने अपने कैंडिडेट नहीं दिए, तो हमने उसको फॉलो किया। लेकिन कुछ जगहों पे ये फॉर्मूला फॉलो नहीं हुआ, सही, जो पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं, कुछ और दोस्तों की वजह से। तो NA 249 में भी कुछ ऐसी सूरत हाल बनी, तो एक मजबूरी बनी थी, वरना ये एक प्रिंसिपल बात तय की गई थी कि ये लॉजिकल बात बनती है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर कार साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पीडीएम में इख्तलाफात वाज़े हैं, पब्लिकली अब इख्तलाफात हो रहा है इशूज़ पर, और मौलाना फजल रहमान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल किया जाए और ये इत्तेहाद बरकरार रहे। क्या ये मुमकिन है, और अगर ये इत्तेहाद बरकरार रहता है तो क्या बाअसर भी होगा? और अहम बात यह भी है कि मिडिल ग्राउंड और कॉमन ग्राउंड क्या हो सकता है जिस पर तमाम जमातें इत्तेफाक कर लें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब, और हमें ज्वाइन किया है वसीम बदामी साहब ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये इत्तेहाद बरकरार रह सकता है, जिसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं फजल रहमान साहब कि डैमेज कंट्रोल किया जाए, और वो कॉमन ग्राउंड क्या हो सकता है, वो मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है जिसमें तमाम जमातें इत्तेफाक करें उस पॉइंट पर? देखिए, पीडीएम का कायम रहना उसकी सारी जमातों के मुफाद में है। पीपल्स पार्टी उसे छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी वो उसे छोड़ेगी तो वो तन्हा रह जाएगी, और पंजाब में जो उसे ओपनिंग मिल रही है बड़े अरसे के बाद, और वो अपनी ताकत जो है उसकी बहाली की कोशिश कर रही है, उसको बहुत सदमा पहुंचेगा। और पीडीएम की जमातें जो हैं वो उनकी पूरी कोशिश है कि नफ्सियाती तौर पर अपनी कमज़ोरी का एहसास ना होने दें और पीपल्स पार्टी को अपने से जुदा ना होने दें। तो ये हो सकता है कि अगर पीपल्स पार्टी से मामला हो जाए तो किसी मरहले पर कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के बारे में इत्तफाक राय हो जाए और सिंध असम्बली को यकसर नज़रअंदाज कर दिया जाए या इंतहाई मौखर कर दिया जाए। तो ये एक मीटिंग ग्राउंड हो सकती है। और अभी भी आप देखिए, क्योंकि लॉन्ग मार्च मुलतवी हो चुका है, अब रमज़ान आएगा, फिर उसके बाद गर्मी आएगी, तो एक मौसम भी तब्दील हो जाएगा, तो बहुत से हालात बदलेंगे। और पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च से इनकारी नहीं है, इस्तीफों से इनकारी थी। तो जो वक्त आगे बढ़ेगा तो उसको अंदाजा होगा कि कौमी असम्बली से अगर उसको इस्तीफे देने पड़े तो ये बहुत कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। लेकिन शामी साहब, क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस बात पर राजी हो जाएगी कि नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे देते हैं, सिंध असेंबली से नहीं देंगे? क्योंकि आमतौर पे पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ नहीं है कि अगर कौमी असेंबली टूट जाती है, वफाक में हुकूमत गिर जाती है, तो सूबाई हुकूमतें कायम रहती हैं। अनकरीब फिर वो भी इलेक्शन अगर होते हैं तो पूरे मुल्क में ही होते हैं ना। फिर देखिए, अगर तो इलेक्शन तक नौबत आ जाए फिर तो कोई पीपल्स पार्टी को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन असल तो अलमिया ये है कि वो ये सोच रही है कि अगर इलेक्शन ना हो, आम इंतखाबात का हसूल मुमकिन ना हो और ज़िमनी इंतखाबात करा दिए जाएं तो फिर क्या होगा। यानी पीपल्स पार्टी इस तसव्वुर से घबरा रही है
कि अगर वो सिंध की हुकूमत छोड़ दे और कौमी असम्बली के भी कोशिश की जाए कि ज़िमनी इंतखाब करा लिया जाए और सिंध में भी इलेक्शन करा लिया जाए और बाकी मुल्क में इलेक्शन ना हो, तो ये फिर खसारा होगा। लेकिन अगर आम इंतखाबात होते हैं तो इससे तो घबराने की बात नहीं होगी। ये तो इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है और मकसूद इस वक्त यही है पीडीएम का कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात हों। तो अगर आम इंतखाबात होते हैं तो जाहिर है फिर तो कोहरे मकसूद उनको मिल गया। ठीक है, तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में जाने के हवाले से तैयार है। अब बतामी साहब, आज जब मुलाकात हुई फजल रहमान साहब की और मरीम नवाज साहिबा की, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज साहिबा ने यह कहा है कि हम अपने ओन पर भी एहतजाज कर सकते हैं। JUIF और PMLN में इतनी ताकत है कि हम एहतजाज कर सकते हैं, हमें किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन बेहतर है कि जो अवाम के मुतालबात हैं उस पर PDM यूनाइटेड रहे। तो एक वाज़ेह इशारा है आपके ख्याल में उनकी जानिब से कि हम पीपल्स पार्टी के बगैर चलने के लिए तैयार हैं, या आपके ख्याल में अभी भी कोई मिडिल ग्राउंड बन सकता है जिसपे ये इत्तेहाद 10 जमातों का बरकरार रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरा ख्याल है मरीम नवाज शरीफ साहबा इस वक्त जिस मिजाज में है, जिस सोच में है, जो अप्रोच उन्होंने अपनाई भी है वो बड़ी क्लियर है, जिसका उन्होंने मैसेज भी दे दिया है आज एक बार फिर कि अगर पीपल्स पार्टी सफर में साथ नहीं भी चलती तो सफर तो आगे बढ़ेगा, वो लॉन्ग मार्च भी होगा, सारा कुछ वो करेंगे। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि यानी इस तरह का कोई समझौता हो पाएगा पीडीएम की जमातों के दरमियान, कोई ऐसा अरेंजमेंट कि जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की हद तक इस्तीफे देने पर राजी हो जाए? मुझे कम से कम मुस्तकबिल करीब में बहुत हैरत होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। इसलिए कि पीपल्स पार्टी के इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं है, कन्विंसिंग जवाब पीडीएम के पास कि अच्छा भाई हम इस्तीफे दे देते हैं और उसके बाद वो इस्तीफे कारामद साबित नहीं होते हैं तो फिर क्या हो गया? तो फिर उल्टी पड़ जाएगी, बैकफायर कर जाएगा, मजीद सिस्टम से आउट हो जाते हैं। उन्होंने जिम्नी करा दिया अगर, तो फिर क्या होगा? जिम्नी कराने से उनको कौन रोक लेगा, कैसे रोक लेगा? इंतजामी तौर पर अगर मुश्किल भी होगा तो भी आईनी तौर पर नामुमकिन तो नहीं होगा। इदारे अगर साथ पढ़ोगे तो वो एक कर गुजरेंगे, तो फिर हम क्या कर लेंगे? इसलिए मुझे लगता है बराए नाम तो ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा, अमलन बहुत गैर मुअस्सर होकर रह जाएगा और इस्तीफों का कोई सिलसिला कम से कम मुस्तकबिल करीब में, चाहे कौमी असम्बली की हद तक ही क्यों ना हो, मुझे मुश्किल होता नजर आता है। और आपको लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी इस पर राजी नहीं होती है तो ये दूसरी जमातें जो हैं ये सिर्फ लॉन्ग मार्च की तरफ ही आगे बढ़ेंगी पीपल्स पार्टी को साथ लेकर, या ये पार्टीज हिम्मत रखती हैं कि अपने तौर पे ही इस्तीफा दे दें, बेशक पीपल्स पार्टी ना दे इस्तीफा? मुझे लगता है कि जब पीपल्स पार्टी इस्तीफे के हवाले से अपनी ये यानी इस बात का इजहार कर देगी, खुलकर जो कर चुकी है और इसको दोहरा देगी कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे इस्तीफे, तो फिर बाकी जमातें इस बात पर कन्विंस होंगी कि पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफे बहुत ही गैर मुअस्सर होंगे और यूं वो चाहने के बावजूद भी इस्तीफों के ऑप्शन तक नहीं जाएंगे। और क्योंकि आपने आज मरीम नवाज साहब के मिजाज के हवाले से बात की तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई नवाज शरीफ के खिलाफ बात करेगा तो उसकी जबान खींच लेंगे। इशारा आपके ख्याल में किसकी तरफ था? क्योंकि आखिरी मीटिंग में पीडीएम की तो जरदारी साहब ने बात की थी कि इस्तीफे उसी वक्त होंगे जब नवाज शरीफ वापस आएंगे, उससे नथी कर दिया था इसको। जी कहने को तो आप यकीनन आपके अगले मेहमान या पिछले मेहमान कोई जब मुस्लिम लीग नून के लोग होंगे तो कह देंगे बड़ी आसानी से कि जनाब ये कोई जरदारी साहब के लिए थोड़ी था बयान। लेकिन हम सब जानते हैं कि आखिरी दफा जरदारी साहब के हवाले से किसने बात की थी और मुस्लिम लीग नून के कैंप में इस बात को बहुत बुरा मनाया गया है। इस्तीफे ना देने से ज्यादा इस बात का बुरा मनाया गया है कि क्यों जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब की वापसी का इस अंदाज से मुतालबा किया, जबकि वो जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब सरजमीन पाकिस्तान में कदम रख नहीं पाएंगे और गिरफ्तार हो जाएंगे। इसके मतलब जरदारी साहब तो सीधी नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। तो ये पैगाम मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ऑफ कोर्स सिर्फ अपोजिशन, सिर्फ बाकी जमातों के लिए नहीं था, बल्कि इसके मुखातिब आसिफ अली जरदारी थे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह उनकी ट्वीट की मुखातिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ट्वीट के हवाले से आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे इशारा देना था जो मैंने दे दिया, नाम लेना होता तो मैं नाम ले ली थी, मेरा मकसद सिर्फ इशारा देना था। शामी साहब, पीपल्स पार्टी की क्या ये जेन्युइन एक कैलकुलेशन है कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए तो इसके बाद बड़ा एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट होगा जिसमें कुछ भी हो सकता है? क्या यही वजह है जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि इस्तीफे इस वक्त नहीं देना चाहिए, टाइम दुरुस्त नहीं है? या फिर पीपल्स पार्टी ने कहीं पीछे डील कर ली है जिसका इशारा मरीम नवाज अपने ट्वीट में दे चुकी है कि सब्स्टिट्यूट तैयार किया जा रहा है इमरान खान का? देखिए, सियासत जो है वो बड़ा इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी अव्वल रोज से इस्तीफे इंतहाई इकदाम के तौर पर देना चाहती है, लेकिन इस वक्त तो उसकी पोजीशन है तो उसके जो उसने पोजीशनिंग की है उसके नतीजे में उसको रिलीफ मिल सकती है, उसकी कोई डील हो सकती है और वो कोई मामलात उसके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा रिलीफ तो हुकूमत को मिला है और उसके इत्तेहादियों को मिला है ना, इससे तो कोई शुबा नहीं है।
कि लॉन्ग मार्च का मौखर होना जो है हुकूमत के हिसाब से एक बड़ा बोझ जो है वो टल गया है और वो उतर गया है। तो इससे फिर पीपल्स पार्टी कुछ अपना रास्ता बना सकती है और वो बनाने की कोशिश भी कर रही होगी। सिस्टम के अंदर जितनी बड़ी वो चीज अपने वजूद को मनवा ले, लेकिन बुनियादी बात यह है कि उसको मनवाने के लिए भी उसको अपना एक दबाव बरकरार रखना पड़ेगा। अगर वो दबाव कम हो जाता है तो उसके हाथ भी कमजोर हो जाएंगे। तो उसको एक पुल सिरात पर चलना है। एक तरफ अपना दबाव बढ़ाना है, नफ्सियाती तौर पर अपने आप को कमजोर नहीं होने देना, अपने आप को तन्हा नहीं करना, और उसके साथ ही अपने पत्ते इस तरह फेंटने हैं कि वो पेशकदमी कर सके और कुछ न कुछ मामला फहमी कर सके उन ताकतों के खिलाफ जो उसके दर पे हैं। अच्छा शामी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जैसे वसीम बदामी भी कह रहे हैं कि नून लीग को ये बड़ा बुरा लगा कि सिर्फ उन्होंने इस्तीफे देने से इनकार नहीं किया, और अगर सिर्फ वो मामला होता वजूहात बता देते, लेकिन नवाज शरीफ साहब को उस मीटिंग में जरदारी साहब ने बाकायदा एम्बेरस करने की कोशिश की कि ये बात ला करके आप पहले वापस आएँ, सब जेल जाने के लिए तैयार हो। उनको बड़ा एम्बेरस करने की वहाँ पर कोशिश की गई और ये नून लीग फील भी करती है। तो अब आगे दो और बातें हैं। एक तो आज वाजे कर दिया है मरियम नवाज साहबा ने कि असूल ये था कि सेनेट चेयरमैन के लिए गिलानी साहब होंगे, जेयूआईएफ का कैंडिडेट डिप्टी चेयरमैन के लिए होगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए पीएमएलएन का कैंडिडेट होगा। और इसमें कोई ये बात नहीं हुई थी कि अगर गिलानी साहब जीते तो ये होगा, ये असूल सेट कर लिया गया था। और दूसरा, NA 249 पे पीपल्स पार्टी की सपोर्ट मांगी है नून लीग ने। अगर ये दोनों बातों में सपोर्ट नहीं करती है पीपल्स पार्टी, तो फिर इसके बाद क्या समझा जाए कि मतलब फारिग है पीटीएम और अब ये इत्तेहाद आगे नहीं बढ़ सकता? देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं कि जरदारी साहब की गुफ्तगू से और फिर उसकी कवरेज से जो मीडिया को उसकी लीकेज हुई, उससे मुस्लिम लीग नून को बहुत तकलीफ पहुंची है। लेकिन इसके बावजूद उसने इस गुस्से को पी लिया है और जरदारी साहब से राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, उनके राब्ते मौजूद हैं और नामा व प्याम जारी है। अब मामला ये है कि मैं नहीं समझता कि आज जो मरियम नवाज शरीफ ने जो इशारा किया है और बड़ा अपने मुखालफों को धमकाया है, वो जरदारी साहब मुराद नहीं है। उससे मुराद तो वो बदजुबान लोग हैं जो नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत गुफ्तगू करते हैं आजची लहजे में और जो हुकूमत की सफ़ों में मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है उसको धक्का देना जो है मकसूद नहीं है। कोशिश की जाएगी कि साथ वो चलती रहे, लेकिन ये पीपल्स पार्टी अगर अपनी स्पेस बढ़ाना चाहे, यानी अगर वो चाहे कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उसका हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरी जमातें हैं वो भी इसको कबूल नहीं करेंगी कि तयशुदा बातों को बार बार छेड़ा जाए। सही। बदामी साहब, अब लॉन्ग मार्च तो अगर होगा तो वो ईद के बाद होगा, तो मई के एंड में या जून में मुमकिन है अगर हुआ, लेकिन उससे पहले ये दो अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। एक तो जो NA 249 में मिफ्ता इस्माइल साहब लड़ रहे हैं, वो सपोर्ट मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी के, बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात भी हुई है वासी साहब की, और दूसरा ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाला मामला। यहां पे अगर सपोर्ट नहीं करती पीपल्स पार्टी तो फिर तो एक वाज़ेह इंडिकेशन है कि राहें जुदा करना चाह रही है पीपल्स पार्टी पीडीएम से। फिर तो 100% ऐसा ही है। अगर इन दो मामला पर अदम ताउन है पीपल्स पार्टी का, फिर हमारी तौर पर आपने लफ्ज कोट किया, उसको दोबारा मैं कोट करूंगा और तस्दीक करूंगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फिर तो पीडीएम फारिग है। इसलिए कि सेनेट की ऑपोजिशन लीडर का मामला, आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने देखे ना टीवी पर आकर ये बात कही कि भाई ये बात पहले तय हो चुकी थी, किसी की जीत हार से फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। और हम जानते हैं कि बहरहाल पीपल्स पार्टी की सफों में इस वक्त ये सोच है कि वही यूसुफ रजा गिलानी साहब जो चेयरमैन सेनेट नहीं बन पाए थे, अगर वो अपोजिशन लीडर बन पाए तो क्या ही बुरा है। अब वो ये भी बताते हैं कि देखे ना, अपोजिशन लीडर तो अपोजिशन का होता है, तो अपोजिशन में सबसे ज्यादा नंबर किसके, अब वो इससे बात करते हैं। अच्छा, ये तय हो चुका था पीडीएम बनने से कुछ अर्सा पहले, बाकायदा तश्कील से कुछ अर्सा पहले तय हो चुका था कि जहां जहां जिमनी होगा वहां अपोजिशन का जो बंदा जीता होगा वो फिर जिमनी में सबका कंबाइंड सपोर्टर होगा। फिर भी पीपल्स पार्टी आज की तारीख तक कादिर खान मंदूखेल साहब और अपने एक दो और लोगों के कागजात नामजदगी ले भी चुकी है और इस बात पर इसरार भी कर रही है कि यार आप हमें सपोर्ट कर देना, नून वाले हमें सपोर्ट कर दें। हालांकि नून की सीट है वो और मिफ्ता इस्माइल साहब तगड़े कैंडिडेट है। तो अगर इन दो बातों पर समझौता नहीं हो पाता फिर तो ऑफकोर्स ये एक कदम नहीं 2 कदम आगे है पीडीएम के अमली तौर पर गैर मौसर होने के हवाले से। इन दोनों बातों पर अगर पीपल्स पार्टी ताउन नहीं करती है, फिर आपकी क्या असेसमेंट होगी कि पीपल्स पार्टी वाकई ये समझती है कि इस्तीफों से शायद एक बड़ा अनसर्टेन एनवायरनमेंट होगा जिससे पता नहीं कि हुकूमत मजीद मजबूत हो जाए या कमजोर हो, या फिर आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं पीछे शायद बातचीत हो गई है, मामला तय हो गए पीपल्स पार्टी के?
शायद भाई देखिए, हम आमतौर पे भी जिंदगी में कोई फैसला करते हैं उसमें बहुत सारे अवामिल होते हैं, किसी का आंसर कम, किसी का ज्यादा होता है। मेरा ख्याल है इसमें मामला बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर एक, पीपल्स पार्टी बिल्कुल ये बिलीव करती है, एक तो आप सब पूरी हिस्ट्री आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने एक रिग्रेट किया एक दफा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से आउट होकर, भी किस तरीके से बीबी की शहादत के बाद जरदारी साहब ने कन्विंस किया मियां साहब को कि आप इलेक्शन लड़े। तो एक तो उनकी ये राय है, दूसरा वो ताउन कर रहे हैं और उनको ताउन मिल रहा है, तो किसको बुरा लगता है। तीसरा, वो समझते हैं कि भाई हमारी जो सिंध हुकूमत है, नवाज शरीफ का स्टेक पर क्या है, हम क्यों अपना नुकसान करें। चौथा, वो ये समझते हैं, बहरहाल उनकी ये राय है और आला तरीन क़यादत की सतह तक ये राय है कि भाई जो डोमिसाइल का फर्क है उससे सामने के रिएक्शन पर भी फर्क आता है, तो हम उस लेवल का पंगा अफोर्ड नहीं कर सकते जितना नवाज शरीफ अफोर्ड कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम बदामी और मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तज्जिया आपने इनका सुना। एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगले 6 माह के दौरान मुल्क में महंगाई की नई और पहले से ज्यादा खतरनाक लहर आने का खदशा है, क्योंकि वफाकी काबीना ने एक बार फिर बिजली की फी यूनिट कीमत में 5.5 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से ऑर्डिनेंस 1-2 रोज में जारी कर दिया जाएगा। मुल्क में बिजली की कीमतों में अगले माह से इजाफे का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इस साल अक्टूबर तक 6 मरहलों में फी यूनिट कीमत में 5 रुपए 65 पैसे का इजाफा कर दिया जाएगा। और एक अहम तशवीश की बात यह भी है कि इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला हुकूमत नहीं बल्कि नेपरा खुद कर सकेगा। बिजली की कीमतों से मुतालिक वफाकी काबीना की मंजूर शुदा समरी के मुताबिक बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफे के अलावा हुकूमत बिजली से रेवेन्यू में इजाफे और गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए 10% सरचार्ज भी लगाएगी, जिससे फी यूनिट कीमत में मजीद 1 रुपये 40 पैसे का इजाफा होगा। यानी इन इकदाम के बाद बिजली की फी यूनिट कीमत में कुल 7 रुपये इजाफा होगा, जिससे अवाम की जेबों पर 934 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा। महंगाई भी बढ़ेगी और बोझ भी बढ़ेगा। इस पर मजीद बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार खुर्रम शहजाद ने। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, आपने हमें ज्वाइन किया। एक मैसिव इजाफा होने जा रहा है इस साल बिजली की कीमतों में। तकरीबन जो टोटल इम्पैक्ट है वो 7 रुपए का है। अवाम की जेब पे 934 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा, बोझ पड़ेगा। क्या ये IMF की कंडीशन थी कि मुआहदे में हम जा रहे हैं तो ये हमें करना है, और क्या कोई और ऑल्टरनेट था कि हम इस कीमत को ना बढ़ाते और जो सर्कुलर डेट है उसमें कमी आ सकती? देखिए शहजाद, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका हल क्या है। देखिए IMF की जहाँ तक बात है, IMF जब भी कर्जा देता है तो उसकी 3-4 एरियाज़ में शराइत ये होती हैं कि जी आप एक तो अपने जो फिस्कल्स हैं उनको सीधा करें, यानी कि आपके जो रेवेन्यूज़ हैं, टैक्सेस हैं, उनको बढ़ाएं और अपने अखराजात को कम करें। अब टैक्सेस बढ़ाना है तो उसमें एक और चीज़ आ रही है कि जी जो एग्जम्पशंस हैं, जो इंसेंटिव्स, उनको बिल्कुल आप विड्रॉ कर लें। और ऑन दी अदर हैंड आपके यहाँ जो एक्सपेंडिचर साइड है, यानी कि जितना आप अखराजात कर रहे हैं उन्हीं टैक्सेस का, उनको आप कम कैसे करें। उसके अंदर एक पोर्शन होता है सब्सिडी का, और वो सब्सिडी सबसे ज़्यादा जो होती है वो पावर सेक्टर में जारी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, जब वो कीमतें जो है वो सही से पास ऑन नहीं कर सकते और जो भी लाइन लॉसेस बीच में होते हैं उसकी वजह से उनको जो है वो प्राइस बिजली की कम रखनी पड़ती है। जब कम रखनी पड़ती है नेचुरली वो फिर जो है ऐसा ऐसा बढ़ती है और सर्कुलर डेट भी क्रिएट होता है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं और हमारे यहाँ उसका इम्पैक्ट आता है। गवर्नमेंट उस हिसाब से बढ़ाती नहीं है। तो IMF का ये होता है कि चाहे वो फिस्कल साइड हो, टैरिफ बढ़ाना हो, चाहे वो इन्फ्लेशन और उसको कंट्रोल करना हो, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना हो, या फिर पाकिस्तानी रुपी वर्सेस डॉलर, उसकी कीमत को जो है ठीक करना, ये तीनों एरियाज़ को वो जो है ये कहता है कि आप इनमें जो डिस्टॉर्शन है उनको सही करें ताकि आपके फाइनेंसेस सीधे और आप हमें रीपे कर सकें और अपने आप को भी सीधा कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये कि IMF ये नहीं बता सकता आपको कि जी आपके यहाँ जो एक्चुअल रिफॉर्म्स हैं उनको आप कब लेकर आएँ, कैसे लेकर आएँ, किस तरह से ठीक करें। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है शहजाद, यहाँ पर हमारे यहाँ जनरेशन जो है, पावर जनरेशन की कैपेसिटी जो है वो 37,000 मेगावाट है। हमारे यहाँ जो डिमांड है पावर की वो तकरीबन कोई रफली कोई 27,000 मेगावाट है। आपके यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी यानी कि जो बिजली बनती है वो उसकी कैपेसिटी 37 है, जो डिमांड है वो 27 है, जो बिजली पहुँच पाने की इस्तेताअत है इस मुल्क की वो 22,000 मेगावाट है। तो आप ये देखें कि जितना कुछ बनता है उसका सिर्फ 60% जो है वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन एरिया, यानी कि ये देख लें कि यहाँ पे 100 यूनिट प्रोड्यूस होता है तो 29 यूनिट जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्राइस बढ़ाई जाए, प्राइस बढ़ाएंगे महंगाई बढ़ेगी, आगे जाते हुए फिर जो है वो दोबारा प्रॉब्लम्स होगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन होगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये है कि
रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, जो बीच में हमारा हिस्सा है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें कोई काम नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट से प्राइस बढ़ाती रहेगी, वो एक्सेप्ट कर रही है कि जी हम रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे, तो हम जो है सिर्फ प्राइस बढ़ा के कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये एक रिफॉर्म्स की इसमें जरूरत है। और दूसरी बात ये शहजाद कि अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं होगी, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगी, महंगी बिजली होगी, तो लोग बिजली शायद कम यूज़ करेंगे, कम यूज़ करेंगे या चोरी करेंगे। तो नेचुरली ये होगा कि कैपेसिटी पेमेंट्स हैं आपकी अगले आने वाले सालों में जो आपने प्रॉमिस की हुई है IPPs के साथ, वो बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे इस अमर की जरूरत है कि प्राइसेस को नीचे किया जाए, ताकि क्योंकि काउंटर प्रोडक्टिव होगा। पहले भी हुकूमत कोशिश कर रही थी कि डिस्काउंट दे इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पे ताकि डिमांड बढ़े, लेकिन इस अमल से डिमांड उल्टा कम हो जाएगी, तो जो कैपेसिटी पेमेंट है वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ये बताइएगा, एक खदशा है कि इस कीमत बढ़ने से जो अफराते ज़र है उसमें मजीद इजाफा होगा। ऑलरेडी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितना इम्पैक्ट होगा अगर बिजली की कीमतें इस साल 7 रुपए से बढ़ती हैं? देखिए, अगर आप पूरा पोर्शन देखें, एक इन्फ्लेशन बास्केट होती है, यानी कि महंगाई की एक बास्केट है जिसमें डिफरेंट अशिया हैं, वो रखी जाती हैं बास्केट में कि कौन एक आम आदमी यहाँ पे क्या क्या यूज़ करता है, उस हिसाब से कितना इम्पैक्ट पड़ता है प्राइसेस पे। जो ये बास्केट के अंदर ये पोर्शन है एनर्जी का, यानी कि उसमें बिजली की कीमतें भी हैं, पेट्रोल भी है, बहुत सारी और एनर्जी रिलेटेड जो है वो उसके फैक्टर्स हैं। तकरीबन 10% का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तकरीबन 10% का, एग्जैक्ट नहीं है, 10%। ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, यानी कि अगर ये 36% का इजाफे की बात कर रहे हैं अभी, 5.56 रुपीज़ पर यूनिट, 36% का मतलब ये 3.6% अगले 3 सालों में आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन में मजीद इजाफा होगा। अगर आप इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखें, यानी कि अगर ये देखें कि प्राइसेस बढ़ती हैं तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता है, इनपुट इंडस्ट्रियल इनपुट में इजाफा होता है, उनकी आउटपुट जो आती है, प्रोडक्ट्स जो बनती हैं, जो फैक्ट्रियाँ बनाती हैं, उनमें फिर पास ऑन किया जाएगा, तो ओवरऑल इम्पैक्ट इससे कहीं ज़्यादा होता है। बिजली की कीमतों से एनर्जी का बड़ा पोर्शन होता है हमारे यहाँ इन्फ्लेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। एक मैसिव इजाफा होने जा रहा है बिजली की कीमत में, जिसका असर अफराते ज़र पर भी होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।